व्यक्ति यानी खासकर अकबर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसको समझिएगा कि अकबर, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो अनपढ़ था, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसके पिता को अपना राज्य, अपना क्षेत्र सब कुछ छोड़ के यहां से भागना पड़ा और दूसरे देश में जाकर नौकरी करनी पड़ी। ये तो आपको पता है कि अकबर का जन्म 1542 में राजा जो बीरसाल हैं अमरकोट के, जो सिंध के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उसका जन्म हुआ था और वहीं पर वो कुछ समय के लिए पला बढ़ा। बाद में उसको उसका चाचा कामरान वापस उसको लाहौर ले गया, काबुल ले गया, और वहां उसने उसको पढ़ने नहीं दिया, बल्कि उसको ऐसे ही रखा। सोचिए, कामरान ने उसको एक बंदी के तौर पर रखने की कोशिश की कि कल को अगर इसका पिता हुमायूं किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कोई गलत काम करता है तो इसको बदले में हम इसके उपयोग कर सकते हैं। और उसने किया भी था। जब हुमायूं ने उस पर आक्रमण किया तो उसने किले की दीवार पर अकबर को लटका दिया था। वो तो अच्छा हो, धाय माँ का जो महम अंगा है, उन्होंने बचा लिया था। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाने की कोशिश की थी जब हम हुमायूं पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक कंसेप्ट है। तो इस तरीके से उसका मौका नहीं मिला, और ऊपर से जब हुमायूं ने, सोचिए, कामरान को हरा करके जीत लिया, अकबर को अपने पास बुला लिया, तो सोचिए बात थी कब की? 1555 की। सोचिएगा, 1555। और उसके बाद पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले साल ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, 1556 में ही। सीढ़ियों से गिर करके, मैंने आपको बताया था कि जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खा करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये एक कहानी है, कंसेप्ट है। तो इस क्रम में उसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो अनपढ़ रह गया। लेकिन बात आती है कि अनपढ़ होना क्या गुनाह है, या पढ़ा लिखा होना ही वरदान है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका चरित्र और उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, बस इसी को ध्यान रखना होता है। इसी पर निर्भर करता है कि वो कैसा व्यक्ति बनेगा और कैसा होगा। अकबर का व्यक्तित्व और चरित्र हम अच्छे से जानते हैं। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के इतिहास में उसके चरित्र पर या उसके व्यक्तित्व पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, सिवाय एक युद्ध के अलावा, जहां पर उसने, सोचिए कि एक जिहाद का नारा दिया और बहुत सारे हिंदू राजपूत राजाओं को मरवाया उसने। उस एक युद्ध को छोड़ दिया जाए तो पूरे इतिहास, उसके शासनकाल में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जो उसने कभी ऐसी की हो। और ऐसी घटनाएं तो देखिए, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन कभी कभी कुछ कदम दूरदर्शिता या कुछ ही विशेष उद्देश्यों के लिए भी उठाए जाते हैं, और वो समय तो समझ सकते हैं युद्ध और कहा जाए संघर्ष के माहौल का है, संघर्ष के वातावरण का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय ऐसा कदम उठाना हो सकता है कि उसको उचित लगा हो। हमारे दृष्टिकोण से हो सकता है कि वो गलत हो, उसके हिसाब से सही हो सकता है। वो हमारा विषय बाद का है। पहली बात क्लियर हो गई कि अनपढ़ है, व्यक्तित्व और चरित्र कैसा है। अब बात आती है इसके बाद में कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक महान क्यों बनता है और क्यों होना चाहिए, उसके महानता के क्या क्या चीजें होती हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज कि वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महान किस दृष्टिकोण से बन सकता है कि उसने, सोचिए, बिल्कुल शून्य से अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, शून्य से उठाया और साम्राज्य को प्रॉपर विस्तार दिया बड़े लेवल पर। लगभग आधा मध्य भारत उसके कब्जे में है, और कहां तक? काबुल कंधार तक उसका क्षेत्र है। बिल्कुल जीरो से उठाया और इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो वह साम्राज्य निर्माता है। ऐसा नहीं है कि उसको विरासत में मिला है, ठीक है ना? छोटी सी जगह को वो जीतता है पानीपत के युद्ध के बाद में, और धीरे धीरे करके सारे साम्राज्य को जीतने की कोशिश करता है, ठीक है ना?
यानी कि विस्तार करता है। दूसरा, हम देखते हैं कि किस कारण से उसे और महान कहा जा सकता है। महानता का लक्षण क्या हो सकता है? महानता का लक्षण होता है कि अपने साम्राज्य को वो सुरक्षित रखे। कैसा रखे? सुरक्षित, पूरी तरीके से उसको सुरक्षित रखे। ठीक है ना? सुरक्षित दो स्तर पर होता है, एक होता है बाह्य स्तर पर और दूसरा होता है आंतरिक स्तर पर। यानी कि आंतरिक स्तर पर भी उसके खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज ना हो और बाह्य स्तर पर भी उसके खिलाफ कोई युद्ध करने की सोचे भी नहीं। यानी कि एक तरीके से या तो बाह्य स्तर पर युद्ध के माध्यम से सारे साम्राज्य को जीत लीजिए या फिर उनके साथ एक अच्छी मित्रता की संधि कर लीजिए जिससे कि वो कभी भी आक्रमण ना करें। ध्यान रखिएगा, अकबर और अशोक दोनों इसी तरह के महान शासक कहे जाते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। अशोक ने भी एक भयंकर युद्ध किया था जिसमें लाखों लोग मारे थे, कलिंग का युद्ध, और उसके बाद उसने हथियार छोड़ दिए। ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखना, अशोक ने भी सेना भंग नहीं की थी, हथियार छोड़ दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद अपने आस पड़ोस के सभी राजाओं के साथ उसने मित्रता की संधि की, उनके साथ एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, अच्छे कार्य किए उसने। अकबर बाह्य स्तर पर अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतता है, बस उसने उनके साथ मित्रता की संधि नहीं की, और जहां जरूरत हो सकती थी वहां तक उसने संधि की। ऐसा नहीं है कि सभी को ही जीता, सभी को मिला लिया हो, ऐसा नहीं है। जैसे गढ़कटंगा, रानी दुर्गावती का जो राज्य है गढ़कटंगा, ठीक है ना, उसको जीता और बाद में उनके ही वंशज को साम्राज्य दे दिया और कह दिया कि आप हमारा केवल अधीनता स्वीकार करिए, अपना साम्राज्य खुद चलाइए। दक्कन में खानदेश को मिलाया, लेकिन अहमदनगर की जो चांद बीबी हैं उनका साम्राज्य उनको वापस दे दिया। केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए, साम्राज्य विलय नहीं कर रहे। इसी तरह से राजपूतों के लिए भी उसने कुछ एक युद्ध किए, उनको जीता भी और विलय भी किया, और जिनसे कहा कि आप अगर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपना साम्राज्य चला सकते हैं, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। यह भी है, एक तरीके से उसने भी मित्रता की संधि यहां पर की है। ध्यान रखना, तो बाह्य स्तर पर उसने युद्ध और मित्रता दोनों की नीति अपनाई। उसने मित्रता की नीति मोस्टली उसने राजपूतों के साथ अपनाई, और राजपूतों के एक आध दो राज्य को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राजपूतों से उसने मित्रता की, उनका राज्य उनको वापस दिया कि तुम चलाओ लेकिन अधीनता मेरी स्वीकार कर लो, बस। ओके, तो ये उसने बाह्य स्तर पर सुरक्षित रखने की कोशिश की। आंतरिक स्तर पर उसने सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? सोचिएगा, आंतरिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर उसने सुरक्षित रखने के लिए, सोचिए, उसने प्रशासन से लेकर के, सेना से लेकर के, राजत्व से लेकर के हर एक स्तर पर उसको मजबूत करने की कोशिश की। आंतरिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, प्रशासन मजबूत किया, ठीक है ना, सेना तंत्र को मजबूत किया, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया, और यह सब उसने केवल अपने समय के लिए नहीं किया, बल्कि उसने इस तरीके से किया कि अकबर के समय के साथ साथ भविष्य के लिए भी एक आधार बन जाए। इल्तुतमिश संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, महान शासक नहीं था। इल्तुतमिश ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसने भी मजबूत किया था, सारी चीजें की थी, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कार्य कर सके, ठीक है ना। लेकिन यहां अकबर ऐसा सिद्धांत, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियां बना के जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी अगर उसको अपनाएंगी तो हमेशा के लिए उस साम्राज्य को चला सकती हैं। और रियली में देखा जाए तो अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद के शासकों ने भी उसी नीति को अपनाने की काफी हद तक कोशिश की, और यही वजह है कि मुगल शासन 1857 तक चलता रहा। कम या ज्यादा रहा हो वो अलग बात है, लेकिन 1857 तक चलता रहा, जब तक कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लिया। किस आधार पर था? अकबर की नीतियों के आधार पर ही चल रहा था वो। 19-20 रही हो अलग बात है। तो एक उसने सुरक्षित रखा वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी।
एवरीबॉडी इट इज ओके। देखिए, मैं पहले इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाह रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक एक चीज के बारे में। ध्यान रखना, हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट, एक एक चीज बिल्कुल पढ़ेंगे। अकबर की राजपूत नीति भी पढ़ेंगे, अकबर की मनसबदारी प्रणाली भी पढ़ेंगे, अकबर की धार्मिक नीति भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसकी आर्थिक नीति पढ़ेंगे, टोडरमल का सिद्धांत भी पढ़ेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हम हल्की फुल्की चीजों को छोड़ करके निकल जाऊं मैं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? चाहे मुझे अकबर पर 2 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास और लेनी पड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बस ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़िए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या है। एक ओवरऑल या होलिस्टिक अप्रोच में इस प्रणाली को मैं विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। तो उसने सुरक्षित रखने की कोशिश की साम्राज्य को। तीसरा उसका, और हम क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो महान हो सकता है, उसने प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ़ीकरण किया। प्रशासनिक स्तर पर ध्यान रखना, जो मैंने कहा प्रशासन, सेना, गुप्तचर, ये सब उसने बनाए। और प्रशासनिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, उसने जो अपने आप को मजबूत किया, उसके लिए 2 नीति बनाई थी। एक, उसने राजत्व सिद्धांत की नीति अपनाई। राजत्व सिद्धांत, सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी और बहलोल लोदी के बाद में अगर राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहा है कि एक राजत्व कैसा होना चाहिए, राजत्व की नीति कैसी होनी चाहिए, ठीक ना, धर्म क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग वो प्रॉपर इसमें डिफाइन करता है, जिससे सबको ये क्लियर रहे कि शासक की भूमिका क्या है और अधिकारियों की भूमिका क्या है और आम जनता की भूमिका क्या है। सब लोग उसी क्रम में उसका प्रॉपर तरीके से विश्वास करें। क्या इसी तरीके से, सोचिए, अशोक ने नहीं किया था? सोचना, क्या अशोक ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने आप को देवनाम प्रिय नहीं कहा था कि मैं देवताओं का प्रिय हूं? तो सेम अकबर भी कहता है कि राजत्व क्या है, फर्रे इज्दी है, यानी ईश्वर का प्रकाश है, जिस पर पड़ता है वही व्यक्ति बनता है शासक, ठीक है ना। यानी कि उसको ईश्वर ने चुना है, और ईश्वर ने चुना है, तुमको नहीं चुना, मुझे चुना है। तो इसका मतलब है किसी चीज की व्याख्या, किसी भी चीज की जो बात मैं करूंगा, वो ईश्वर से मिले हुए आदेश के समान है, उसी तरीके से बात करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि वह जनता को बताना चाहता है कि शासक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक महान है, जिससे कि लोग उसका सम्मान कर सके, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और इसके माध्यम से वह अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों के लिए भी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। सोचिए, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सोच देखिएगा, राजत्व सिद्धांत, ठीक है ना, इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्या काम करता है राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत? एक चीज और भी करता है, वो लगाता है मनसबदारी प्रणाली को। मनसबदारी प्रणाली यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें हर व्यक्ति को एक मनसब दिया जाएगा और हर मनसबदार सेना का कार्य करेगा। यानी कि देखा जाए तो एक ऐसी प्रणाली लागू करने की कोशिश की जिसमें सभी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व होंगे। जो जैसी परफॉर्मेंस करेगा उसकी सैलरी वैसी ही होगी, और जैसी परफॉर्मेंस कम करेगा उसकी सैलरी डाउन हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने परफॉर्मेंस के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रमोशन और डिमोशन का सिद्धांत अपनाया था। सोचना, यानी कि योग्यता के आधार पर ही कोई व्यक्ति ऊपर पहुंचेगा या नीचे आएगा, ये उसके कर्म डिसाइड करेंगे। ये मनसबदारी प्रणाली, यानी हर व्यक्ति को सैनिक कर्म करना अनिवार्य है, और इसके माध्यम से सोचिए, उसने अपने प्रशासन में सब में कंपटीशन की भावना ला दी और संघर्ष करने की जो इच्छा है उसको बढ़ा दिया, और एक चीज को खत्म कर दिया उसने,